माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का एक और बेहतर वीडियो में। जितने विद्यार्थी क्लास 10th में हैं और हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में हम लोग हिंदी के फुल सॉल्यूशन के बारे में यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है? कि आपको बोर्ड एग्जाम में जो है कैसे प्रश्न देखने को मिलेगा और उससे आप लोग कैसे हल करोगे, ठीक है? तो फिलहाल ये पेपर जो है 2024 का है, तो पेपर से हमें लेना देना नहीं है, ठीक है? हमें इससे क्वेश्चन से लेना देना है भाई, कि क्वेश्चन में आ क्या रहा है, ठीक है? इस टॉपिक से रिलेटेड मतलब आ क्या रहे हैं, ठीक है? तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेते हैं यहाँ पर क्या दिया गया है। यहाँ पर आपको समय दिया जाता है 3 घंटे 15 मिनट दिया जाता है और इसका कुछ निर्देश यहाँ से यहाँ तक दिया रहेगा, ठीक है? तो अब चालू होता है आपका खंड अ। खंड अ में आपको बहुविकल्पी प्रश्न जो है देखने को मिलता है, जो कि 20 क्वेश्चन होता है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो प्रश्न यहाँ से चालू हो चुका है। अब देखिए पहला प्रश्न में क्या बोल रहा है। पहला प्रश्न बोल रहा है शुक्ल युग के लेखक नहीं है, तो शुक्ल युग के लेखक कौन नहीं है? तो जयशंकर प्रसाद नहीं है, तो ऑप्शन नंबर इसका जो है ए वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया गया पूस की रात कहानी के लेखक हैं, तो ऑप्शन नंबर ए में है जयशंकर प्रसाद, बी में दिया गया है प्रेमचंद और सी में दिया गया है सुदर्शन, डी में क्या दिया गया है तो यशपाल दिया गया है। तो पूस की रात जो रचना है ये जयशंकर प्रसाद नहीं प्रेमचंद्र की है, तो ऑप्शन नंबर बी वाला ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा में क्या बोल रहा है, सिंदूर की होली के नाटककार हैं, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है जयशंकर प्रसाद, बी में दिया गया है राम कुमार वर्मा, सी में दिया गया है लक्ष्मी नारायण मिश्र, ठीक है? और डी में दिया गया है हरि कृष्ण प्रेमी। तो देखिए सिंदूर की जो होली है इस रचना के जो है रचनाकार हैं लक्ष्मी नारायण मिश्र, ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, रूस में 25 मानसियता वृत्त के लेखक हैं, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है डॉक्टर नगेंद्र, ठीक है? बी में दिया गया है प्रभाकर माचवे, ठीक है? और ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है रामवृक्ष बेनीपुर और डी में क्या दिया गया है राहुल सांकृत्यायन। तो रूस में 25वीं मानस यात्रा वित्र के लेखक कौन है? तो राहुल सांकृत्यायन है, नाम याद रखिएगा, ठीक है? अगला प्रश्न आपका दिया गया है क्या, प्रश्न नंबर 5, और इसमें दिया गया है माटी हो गई सोना संस्मरण के लेखक हैं, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, बी में दिया गया है दिवेंद्र सत्यार्थी और सी में दिया गया है माखनलाल चतुर्वेदी, डी में क्या दिया गया है तो रामवृक्ष बेनीपुर दिया गया है। तो माटी हो गई सोना संस्मरण के लेखक कौन है? तो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है? तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है, रीतिकाल को अलंकृत काल किस विद्वान ने कहा था? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया मिश्र बंधुओं ने, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया रामचंद्र शुक्ल ने, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है जॉर्ज ग्रियर्सन ने। तो देखिए रीतिकाल को अलंकृत काल जिस विद्वान ने कहा था उनका नाम है मिश्र बंधुओं, ठीक है? मिश्र बंधुओं नाम है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ अगले। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है क्या, निम्नलिखित में से कौन सी कृति रीतिकालीन कवि देव की नहीं है, ये क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया कवि प्रिया, बी में दिया गया भाव विलास, सी में दिया गया भवानी विलास और डी में दिया गया रस विलास। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कवि प्रिया हो जाएगा, ठीक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है, भारतीय युग की विशेषता प्रवृत्ति नहीं है, ठीक है? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है राष्ट्रीयता की भावना, बी में दिया गया है सामाजिक चेतना का विकास और सी में दिया गया है अंग्रेजी शिक्षा का विरोध और डी में क्या दिया गया है काव्य भाषा के रूस में खड़ी बोली का प्रयोग। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि है सामाजिक चेतना का विकास, ठीक है? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है, 1943 ईस्वी में प्रकाशित तार सप्तक का संपादन किसने किया? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञे ने किया था, तो ऑप्शन नंबर बी वाला जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है, राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बी में दिया गया है जयशंकर प्रसाद और सी में क्या दिया गया है राम नरेश त्रिपाठी और डी में क्या दिया गया है महादेवी वर्मा दिया गया है। तो देखिए राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है? तो ये है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है, ठीक है? तो चलिए समझते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये दिया गया है आपका क्वेश्चन नंबर 11।
क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहा है, हाथी जैसी देह है, गैंडे जैसी खाल, तरबूजे सी खोपड़ी, खरबूजे से गाल, उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है, कौन सा रस है ये पूछ रहा है। तो देखिए इसमें ना तो वीर रस है, ना श्रृंगार रस है, ना ही करुण रस है। तो कौन सा रस है इसमें, हास्य रस है भाई। कौन सा रस है, हास्य रस। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो चलिए यहाँ पर आप लोग अगर देख पा रहे होंगे, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रहा है, उस काल मारो, सॉरी, उस काल मारे क्रोध के तन, कांपने उनका लगा, ठीक है, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा, उपयुक्त रेखांकित पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो अगर आप ध्यान से समझोगे तो यहाँ पर एक शब्द लिखा है मानो, ठीक, क्या लिखा है, मानो। और मैंने ये बताया था जहाँ पर जनो, ठीक, जानो, मनो, मानो इत्यादि शब्द लिखे होते हैं, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, तो वहाँ पर होता है उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, ठीक है। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 13 को। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है, जो सुमिरत सीधी हुए गणनायक करिवर बदन, करहूँ करहूँ अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि सुगुण सदन, ये दिया गया है, ठीक है। कह रहा है उपयुक्त पंक्ति में छंद है, इसमें आपको छंद पहचानना होगा। तो छंद को पहचानने के लिए हम मात्रा का प्रयोग करते हैं, यानी मात्रा बनाते हैं और उसके अनुसार हम छंद बनाते हैं। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ए, जिसमें दिया गया है सोरठा, ठीक है। क्या दिया गया है, सोरठा दिया गया है। तो आप बनाओगे मात्रा तो इसका सोरठा जो है निकल के आ जाएगा। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस शब्द में अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। तो इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें भी अनु लगा है, इसमें भी अनु लगा है, इसमें भी अनु लगा है, तो इसमें भी अनु लगा है। तो चारों शब्दों में हमें तो यहाँ पर अनु दिखाई दे रहा है। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि आपको किसमें नहीं लग रहा है कि अनु नहीं है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में तो मुझे सारे ही आंसर समझ में आ रहे हैं, इसमें कुछ गलत नहीं है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला, नीलकंठ समस्त पद में प्रयुक्त समास है। तो इसमें समास पूछ रहा है, नीलकंठ यानी नीला है कंठ, जिसका अर्थात क्या बोलते हैं, शिव बोलते हैं, क्या बोलते हैं, शिव। तो वहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा, तो बहुब्रीहि समास हो जाएगा, ठीक। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोल रहा है, बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, नहीं है बोला भाई। तो देखिए नीरद भी बादल का पर्यायवाची होता है, अम्बुद भी होता है और जलद भी होता है, लेकिन जलज नहीं होता है क्योंकि ये कमल का पर्यायवाची होता है भाई, ठीक है, कमल का पर्यायवाची होता है। आगे दिया गया प्रश्न आपका बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। कह रहा है युष्मद, ब्रैकेट में लिखा है तुम, यानी युष्मद का मतलब तुम, सर्वनाम शब्द का तृतीय एक वचन रूप होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया युवाम, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया त्वयाम यानी त्वयाम, सी में दिया गया त्वत, और डी में दिया गया तुभ्यम, ठीक, ये दिया गया है। तो देखिए युष्मत का तृतीय एक वचन आपसे पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, त्वया हो जाएगा, त्वया, ठीक है, त्वयाम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो बी वाला है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोल रहा है, आंधी आई और हम घर भागने लगे, रचना के आधार पर वाक्य का प्रकार बताइए, ठीक है। क्या पूछ रहा है, वाक्य का प्रकार बताइए, मतलब ये पूछना चाहता है कि वाक्य जो है वो किस प्रकार का है। तो देखिए यहाँ पर एक शब्द लिखा है और ये और क्या कर रहा है, इस वाले लाइन को यानी ये वाले जो आपका शब्द है इसको अलग कर रहा है, और ये वाला जो वाक्य है आपका इसको अलग कर रहा है, यानी दो वाक्यों को ये क्या किया है, जोड़ के रखा हुआ है। तो यहाँ पर कौन सा वाक्य हो जाएगा, संयुक्त वाक्य हो जाएगा भाई। कौन सा वाक्य हो जाएगा, संयुक्त वाक्य हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला है, महात्मा बुद्ध ने विश्व को शांति का संदेश दिया, इस वाक्य का वाच्य बताइए। तो वाच्य इसमें बताना है तो इसमें क्या हो जाएगा, कर्तृवाच्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो दिया गया है ए, ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को। ये बहुविकल्पी का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में आपको 20 नंबर के ही यानी 20 क्वेश्चन ही देखने को मिलेगा बहुविकल्पी।
अब क्या बोल रहा है, वह अचानक चला गया। वाक्य में प्रयुक्त अचानक पद का व्याकरणिक परिचय बताइए। तो अचानक चला गया तो ये एक प्रकार की क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण हो जाएगा। तो क्रिया विशेषण दिया गया ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर होने वाला है। तो चलिए अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर जो आगे के हैं, यानी बहुविकल्पी का कुछ प्रश्न आपका समाप्त हो गया। अब जो हमारे गद्यांश के आते हैं हम उसको सॉल्व करेंगे। अब अगर यहाँ पे ध्यान से आप देखोगे तो आपका चालू हो गया है खंड ब, और यहाँ पे लिखा है वर्णनात्मक प्रश्न। ठीक है, इसमें आपको क्या होगा, जैसे कि यहाँ पे 21 नंबर में का जो पहला क्वेश्चन है, 21 नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से एक गद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो कुल मिला के आपको एक ऐसा गद्यांश दे दिया जाएगा वहाँ पर। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है कुसुम का ज्वार, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये गद्यांश है, तो इसको आप लोग अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो कह रहा है कुसुम का ज्वार सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नहीं नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है, मतलब नाश करता है। ठीक है, किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान, ठीक है, होगी, जो उसे दिन दिन अवनति, अवनति मतलब जो होता है पीछे नीचे, ठीक है, के गड्ढे में गिराती जाएगी। और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु, बाहु मतलब भुजा, ठीक है, के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर ले जाएगी। तो ये आपका है, आपका क्या, ये गद्यांश है। इसमें 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न होगा कितने नंबर का, तो 2 नंबर का हो जाएगा। दूसरा प्रश्न कितने नंबर का हो जाएगा, तो ये भी 2 नंबर का। और जो तीसरा प्रश्न हो जाएगा वो भी 2 नंबर का हो जाएगा। मतलब 2-2 नंबर के सभी प्रश्न होंगे। 3 क्वेश्चन 6 नंबर का। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं 2+2+2। ठीक, तो इसमें आपको क्या कह रहा है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो सबसे पहले संदर्भ तो आना चाहिए भाई लिखना। आप लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश समारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के, ठीक है, हिंदी के। अभी ये किस पाठ का है, तो ये मित्रता नामक चैप्टर का है। तो मित्रता नामक चैप्टर से लिया गया है। इसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इतना आप लिखोगे तो आपको 2 नंबर यहाँ से दे दिया जाएगा। अब कह रहा है रेखांश, ये जो गद्यांश दिया गया है, गद्यांश के रेखांकी अंश की व्याख्या कीजिए। अब ये गद्यांश में अब कुछ यहाँ पे देखेंगे तो ये लाइन खींचा हुआ है, तो इसका मतलब आपको बताना होगा। और जैसे ही आप उसका मतलब या अर्थ लिखोगे तो आपका यहाँ पर 2 नंबर यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि आप कुसंग की तुलना किससे की गई है, यानी कुसंग की जो तुलना है वो किससे की गई है। तो इसका भी उत्तर आप लोगों को जो है देना पड़ेगा। इन सभी का अगर सॉल्यूशन चाहिए आपको एकदम कैसे लिखना है, किस तरीके से हम लिखेंगे, तो कमेंट आप लोग ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि आप लोग वीडियो देखते हो लेकिन कमेंट करना भूल जाते हो, तो इसको देखा करिए। ठीक है, चलिए, एक आपको अथवा में देता है गद्यांश। अगर आप मान लीजिए आपको ऊपर का नहीं आ रहा है तो आप ये वाला कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर कह रहा है ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा है। ठीक है, जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है वही व्यक्ति बुरे किस्म का निंदक भी हो जाता है। तो कुछ इस तरीके का आपको दिया रहा है का गद्यांश 2 ठो, तो उसमें से कोई एक ही आपको करना है। जैसे यहाँ पर लिखा ना अथवा, अथवा मतलब या तो पहला वाला करिए, नहीं तो क्या करिए, दूसरा वाला करिए। ठीक, तो चलिए अब हम लोग बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए, जैसे ही आप वहाँ से आगे बढ़ते हैं तो आपको यहाँ पर एक पद्यांश देखने को मिलेगा। आपका निर्देश दिया गया निम्नलिखित में से एक पद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये भी 6 नंबर का। ठीक है, तो यहाँ इस तरीके का आपको जो है पद्यांश 2 दिया गया जाएगा इसमें भी। जैसे यहाँ पे लिखा है उधो जहु तुम ही हम जाने। ठीक है, ये दिया गया है। तस्य तुम ही यहाँ, ठीक है, कौन नहीं उठते तुम ही बीच बुलायो। ठीक है, आगे दिया गया है ब्रज नागरिती नारी, ठीक है, सो जो कहत हो बात कहत न ल जाने। ठीक है, बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, ठीक है, ऐसे भय पयाने। और आगे भी लिख रहा है यहाँ पर हम सो कहीं लई, ठीक है, हम सही कह जिय गुनी लेहू सयाने। ठीक है, कह अवला कहूँ दशा दिगंबर मस्ट करो पहचाने। ये है, आगे बोल रहा है साँच कहो तुमको अपनी शौ बुझती बात निदाने। और सूर तस्यम, ठीक है, जब तुम ही पठायो तब नै कहूँ
मुस्काने, ये आपका जो है पद्यांश है। और पद्यांश में सबसे बड़ी बात ये है कि आपको उसे पहचानना होगा कि ये किस लेखक या किस कवि का है। तो ये फिलहाल ये सूरदास का है, और सूरदास का ये वाला जो है पार्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इस पार्ट को आप लोग अच्छे से पढ़ सकते हैं। इसमें भी सेम 3 क्वेश्चन रहेगा। उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, संदर्भ लिखना होगा, ठीक है। उसके बाद जो रेखांकन है उसकी व्याख्या करना होगा। उसके बाद एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, क्या पूछा गया है? ब्रज नागरिन सो, ठीक है, जो कहत हो बात कहत न लजाने से क्या तात्पर्य है स्पष्ट कीजिए। तो ये इतने 3 प्रश्न का उत्तर दोगे तो आपको यहाँ से जो मिलेगा वो 6 नंबर मिलेगा भाई। कितने नंबर मिलेगा? 6 नंबर मिलेगा। अथवा में एक और प्रश्न दिया गया, अगर आपको ये प्रश्न नहीं आ रहा तो आप इसको कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये दिया गया है, तो ये पद्यांश का है, ठीक है। अब संस्कृत का गद्यांश आप देखेंगे। चलिए अब देखेंगे यहाँ पर संस्कृत का जो गद्यांश होता है, जैसे कि यहाँ पे दिया गया, नीचे गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो ये वाला जो संस्कृत का दिया गया है इसको आपको अनुवाद कर, इसमें भी आपको सेम वही रहेगा। यहाँ पर कह रहा है संदर्भ और अनुवाद, 2 चीज़ लिखना होगा। 2 नंबर आपको दिया जाता है संदर्भ का, और 3 नंबर जो दिया जाता है वो अनुवाद का। टोटल यहाँ से 5 नंबर का प्रश्न है ये, ठीक है। और इस चैप्टर से जो ये वाला है वाराणसी पाठ का जो चैप्टर है वो जरूर पढ़िएगा। जैसे यहाँ पर एक है, वाराणस्यां प्राचीन काले गेहे गेहे विद्यम दिव्यम ज्योति है घोदते, ठीक है। तो इस प्रकार का आपको जो है गद्यांश दिया गया है, और ये खासकर ये वाराणसी पाठ से जो गद्यांश आपको पढ़ना है वो जरूर से जरूर पढ़ना है। क्या? वाराणसी, वाराणसी पार्ट है, इसको आप लोग ज़रूर से ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि इससे 100% आपको जो है देखने को मिलेगा। तो ये अथवा एक और दिया गया है, आप इसमें जो चाहे कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद आप आगे बढ़ते हो तो आपका आ जाएगा पद्यांश। पद्यांश बहुत छोटे होते हैं, ये भी 5 नंबर का ही होता है, किसी एक का ही करना होता है। जैसे ये पहला गद्यांश पद्यांश दिया गया है और ये दूसरा दिया गया है, जिसमें से ये वाला बहुत अच्छा है। बंधम मरण वापी, वापे जो वापी पराजय उभयत्र समय वीर 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 भावे ही वीरता है, तो ये दिया गया है। तो ये इम्पोर्टेंट है भाई, तो आप लोग कमेंट करेंगे तो इसका संदर्भ और अनुवाद जरूर हम इसको बता देंगे, ठीक है। अगर हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर कह रहा है अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित में से किसी एक का उत्तर दीजिए। तो ये अपने स्टेट वाइज यानी किस राज्य के हो आप, उसके अनुसार आपको ये पढ़ना होगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया गया है दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय। तो जीवन परिचय में से 110% आप मान के चलो इनका आने वाला है, ये तो पक्का ही याद करिए, ठीक है, ठीक, इनका। और आगे बढ़िए तो इसमें कवि में किसका याद करना है, तो कवि में आपको याद करना है सूरदास का याद करना है। और सूरदास के अलावा एक होते हैं तुलसीदास, ठीक, तुलसीदास, तुलसीदास के अलावा एक याद करना है महादेवी वर्मा का, ठीक, महादेवी वर्मा का। तो ये 3 आप कंप्लीट कर ले जाओगे तो आपका पूरा पूरा मार्क्स दे दिया जाएगा। ये भी 5-5 नंबर के होते हैं, तो 10 नंबर इधर से आपको प्राप्त हो जाएगा। अब आगे एक क्वेश्चन छोटा सा पूछा गया है, अपनी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड से कंठस्थ एक श्लोक लिखिए। तो एक श्लोक लिखने को बोल रहा है, और ये आपके पेपर में 2 नंबर का आएगा, तो 2 नंबर यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। आगे क्या बोल रहा है कि अपने विद्यालय के लिए एक पत्र लिखना होता है, जो कि 4 नंबर का होता है। अब आगे अगर बढ़ते हैं यहाँ पर, तो कह रहा है निम्नलिखित में से 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो 2 प्रश्न, इसमें 4 क्वेश्चन, 4-5 यहाँ 4 क्वेश्चन दिया गया है, उसमें से आपको 2 प्रश्न संस्कृत में देने होंगे, यहाँ से 2 नंबर आपका प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट ये है इसका निबंध, ठीक है, निबंध। तो निबंध में क्या है, जैसे कि यहाँ पर निबंध में आपको किस पर लिखना है। जैसे यहाँ पर आप लिख सकते हो, ये वाला इम्पोर्टेंट है भाई, ये वाला इम्पोर्टेंट है, ठीक। और एक होता है क्या, पर्यावरण प्रदूषण, ठीक है, पर्यावरण प्रदूषण, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छे से पढ़िएगा भाई। तो इस वीडियो में हम लोगों ने हिंदी के जो विकल्प वाले थे और जो और बाकी क्वेश्चन थे उसको हम लोग समझने का प्रयास किए हैं। आई होप आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा।
तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।